मैं वर्षा डागोर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम चर्चा करते हैं बीए पार्ट 3 पाश्चात्य विचारक वेस्टर्न थिंकर्स। इनमें हमने हॉब्स के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज हम दूसरे समझौतावादी विचारक जॉन लॉक की चर्चा यहाँ करेंगे। प्रमुख समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम गिना जाता है। इसी क्रम में हम आज यहाँ लॉक की चर्चा करेंगे, जॉन लॉक। पहले जॉन लॉक के बारे में हम उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि लॉक के विचारों का प्रभाव इंग्लैंड के विग दल के क्रियाकलापों पर पड़ा था। जेफरसन लॉक के दर्शन के ऋणी थे। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिबिंबित होती है, एमस्टीन का कहना है। जॉन लॉक उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों के भौतिक अधिकारों के प्रभावशाली प्रवक्ता हैं। मैक्सी ने कहा है जॉन लॉक के बारे में, 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर की गणना राजनीति शास्त्र के अमर विचारों में की जानी चाहिए। इंग्लैंड के राजा विलियम ने कमिश्नरी ऑफ अपील्स का पद दिया इन्हें। लॉक के इंग्लैंड में विग दल के संस्थापक लॉर्ड एशली के 15 वर्षों तक निजी चिकित्सक नियुक्त हुए तथा सचिव भी रहे। लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 1704 में हुई। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। जॉन लॉक के जीवन पर तात्कालिक इंग्लैंड की परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। लॉक ने इंग्लैंड की महान उथल पुथल देखी, बचपन में गृह युद्ध और वृद्धावस्था में गौरवपूर्ण क्रांति देखी। लॉक ने लिखा है, जब कुछ मुझे करने का होश आया तो मैंने अपने को तूफान में देखा। लॉक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया। इनकी जो किताबें हैं इसमें एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर 1660 में लिखी हुई, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेंस, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेंस, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस, फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कैरोलिनिया, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। लॉक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध 1690 में राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया। इस किताब में शासन पर 2 निबंध, पहले निबंध में उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियाका का खंडन किया और दूसरे निबंध में हॉब्स की आलोचना की। वहां ने कहा है कि लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। लॉक के समय इंग्लैंड 2 भागों में बटा हुआ था समाज, राजतंत्र समर्थक और संसद समर्थक। राजतंत्र समर्थक थे उनको टोरी और जो संसद समर्थक थे उसको विग कहा जाता था। इनके राजनीतिक समूह क्रमशः टोरी और विग कहलाए, जो आगे चलकर कंजर्वेटिव और लिबरल कहलाए। लॉक विग के नज़दीक था, इसी कारण उसने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया। इंग्लैंड में 1689 में विल ऑफ राइट्स पारित किया गया, जिसने राजा की शक्तियों को सीमित किया और संसद की शक्तियां प्रदान की। लॉक के लिए फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा था, लॉक धर्म और राजनीति दोनों में ही 1688 के वर्गीय समझौते की संतान था। अब हम चर्चा करते हैं लॉक के सामाजिक समझौते की। लॉक का मानना था कि मनुष्य का जीवन प्राकृतिक कानूनों से निश्चित है और प्राकृतिक कानून ही मनुष्य को 3 प्राकृतिक अधिकार देते हैं। इनमें पहला अधिकार जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समाज था परंतु राज्य नहीं था। लॉक ने कहा है कि सामाजिक समझौता व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। इस समय मनुष्यों के समान होने के कारण यह समझौता सभी व्यक्तियों द्वारा सभी के साथ किया जाता है, यानी सभी व्यक्ति मिलकर आपस में एक समझौता करते हैं। चूँकि मानव की मूल प्रवृत्ति है वो सामाजिक है, उसमें प्रेम है, विवेक, सहानुभूति, दया और सहयोग की भावनाएं पाई जाती हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सहगुण संपन्न सामाजिक प्राणी है। इस अवस्था में समाज है लेकिन राज्य नहीं है। लॉक के अनुसार यह अवस्था शांति की, सद्भावना की, पारस्परिक सहयोग की और आत्मरक्षा की अवस्था है जो प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होती है। ये नियम कहते हैं प्रत्येक को अन्य के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। इस प्राकृतिक अवस्था में 3 आधारभूत कमियां थीं जिन्हें दूर करने के लिए प्राकृतिक समझौता करना पड़ा। पहली कमी थी प्राकृतिक नियम पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे।
दूसरी कमी थी निष्पक्ष निर्णय देने वाले न्यायाधीशों का अभाव था। और तीसरी कमी थी नियमों को लागू करने वाली संस्था का अभाव था। यदि इसे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम इसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में देख सकते हैं। समझौते के लिए समाज के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए, उन्होंने समझौता किया जिससे कि राज्य की स्थापना हुई। इसे लॉक ने राजनीतिक समाज या नागरिक समाज कहा है। फिर दूसरे समझौते के द्वारा नागरिक समाज अपने में से एक व्यक्ति या समूह को शासक के रूप में चुनता है, जिससे सरकार की स्थापना होती है। इस प्रकार लॉक ने कितने समझौते बताए? 2 समझौते। पहले समझौते के द्वारा किसकी स्थापना होती है? नागरिक समाज की स्थापना होती है। दूसरे समझौते के द्वारा सरकार की स्थापना होती है। लॉक कहता है कि शासन की स्थापना जन सहमति से हुई है, इसलिए इसे जन सहमति के आधार पर ही चलना चाहिए। अगर शासक प्राकृतिक अधिकार, कौन से प्राकृतिक अधिकार बताए? जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। तो जॉन लॉक कहते हैं कि यदि शासक प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत कार्य करता है तो नागरिक समाज को यह अधिकार होगा कि वह बहुमत से इसे भंग कर दे और इसके स्थान पर एक नए सरकार की स्थापना करे। लॉक का शासन राजनीतिक समाज का एजेंट मात्र की तरह है, हॉब्स की तरह सर्वसत्ताधारी नहीं है। इसका प्राथमिक समझौता यानी जो पहला समझौता है वो स्थायी है, क्योंकि इससे नागरिक समाज की स्थापना हो रही है। और जो दूसरा समझौता है वो क्या है? निश्चित शर्तों के अधीन है। यानी लॉक का जो पहला समझौता है जिसके द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है वह स्थायी है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि इसमें और इसके लिए स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लॉक के राज्य संबंधी विचार। लॉक का राज्य एक कृत्रिम समझौता है, क्योंकि इससे लोगों ने आपस में मिलकर के अपनी सुविधा के लिए राज्य अस्तित्व में आया है, लोगों के आपसी समझौते के द्वारा। लॉक का राज्य एक कृत्रिम समझौता है जो सामाजिक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट से अस्तित्व में आया है, और उसका आधार जन सहमति है तथा राज्य को कानून के अनुसार शासन करने का अधिकार है। लॉक कहते हैं जहाँ कानून समाप्त होता है वहीं से अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, लेकिन राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित है। इस कारण कुछ विचार उसके राज्य को नाइट वॉचमैन कहते हैं, यानी राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो क्या है? सीमित है। राज्य एक पहरेदार की भूमिका निभाएगा। लॉक के विचारों में उदारवाद के सूत्र छिपे हैं और शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण करना है, अर्थात बाह्य आक्रमण से राज्य व्यक्ति की रक्षा करना। उदारवाद का जो मूल जो आत्मा है वो क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की गरिमापूर्ण भूमिका। तो लॉक कहते हैं कि राज्य का जो कार्य है वो बाह्य आक्रमणों से व्यक्ति की रक्षा करना, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। उदारवाद का जनक और व्यक्तिवाद का जनक यदि किसे कहते हैं तो वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन को ब्लम ने शक्कर में लिपटी हुई कड़वी गोली कहा है। लॉक संपत्ति के विचारों का प्रबल समर्थक हैं। उनके अनुसार अपने श्रम से बनाई हुई संपत्ति का मनुष्य परम रचाई हुई है और राज्य के द्वारा इसे छीनने या सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। लॉक का विचार व्यक्तिवाद और परंपरागत उदारवाद के पूर्ण रूप से अनुकूल है। सीबी मैकफर्सन ने लॉक के व्यक्तित्व को स्वतमूलक व्यक्तिवाद कहा है। कई विचारक लॉक को उद्योगपति वर्ग का प्रवक्ता मानते हैं। निष्कर्ष रूप में लॉक ने आगे के उदारवादी चिंतन के लिए आधार प्रस्तुत किया। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना पर लॉक के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। बाद में जॉन रॉल्स ने लॉक के अनुबंध सिद्धांत का अनुसरण किया और रॉबर्ट नॉजिक की जो किताब है उसमें रॉबर्ट नॉजिक ने लॉक से ही प्रेरणा ली और सरकार की स्थापना के लिए जो विश्वास आधारित न्यास के द्वारा ही विश्वास आधारित न्यास यानी ट्रस्ट के द्वारा ही राज्य की स्थापना जो होती है, ये बात आगे रॉबर्ट नॉजिक ने भी कही। जॉन लॉक की पद्धति आगमनात्मक है और स्वतंत्रता के अधिकार में लॉक आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। जॉन लॉक के 3 प्राकृतिक अधिकारों में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार जॉन लॉक ने माना है वो संपत्ति के अधिकार को माना है। प्रत्येक वस्तु मनुष्य के चारों तरफ घूमती है, ये जॉन लॉक का कहना है। लॉक के अनुसार राज्य अपनी प्रकृति से सीमित दायित्व वाली कंपनी है और अमेरिका के संविधान निर्माता लॉक की ट्रीटाइजेस को बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं। ये हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।